नमस्कार साथियों, हाईटेक क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो नोटिफिकेशन है वो नाबार्ड की तरफ से मैनेजर पोस्ट के लिए निकाली गई है। तो आज आपको मैं इसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्या पोस्ट है, आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और आपके जो है सिलेबस क्या रहने वाले हैं। तो चलिए डिटेल में एक बार देख लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आई है, इसकी स्टार्टिंग डेट कब है और लास्ट डेट जो इसकी कब है। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन आई है, तो जैसा कि आपको पता है ये नाबार्ड मतलब कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, मतलब फुल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। और जो है ये पोस्ट आपकी क्या रहने वाली है, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए और आरडीबीएस के लिए और राजभाषा के लिए, मतलब कि ये दोनों पोस्टें के लिए जो है मैनेजर रहने वाले, असिस्टेंट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है ग्रेड ए आरडीबीएस के लिए और राजभाषा के लिए। आरडीबीएस क्या है, राजभाषा क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मेंशन किया गया है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, कहाँ के, इंडिया के लोग हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पोस्ट क्या है आपकी, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, जैसा कि ऑलरेडी मैंने कहा है। आरडीबीएस का मतलब है यहाँ पे आपके रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस, ठीक है। और राजभाषा का मतलब हो गया सर्विस इन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये दोनों ही पोस्ट है, दोनों ही पोस्ट के लिए असिस्टेंट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। आपको जो है वेबसाइट कंप्लीटली ऑनलाइन फॉलो करना है। जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन होने वाला है वो कंप्लीटली क्या होगा, ऑनलाइन होगा। कब से कब तक होगा, 27 जुलाई 2024 से 15 अगस्त 2024 तक, मतलब कि आपकी स्टार्टिंग डेट कब है, 27 जुलाई और लास्ट आपकी क्या है, 15 अगस्त है। वेबसाइट आपको कौन सा फॉलो करना है, www.nabard.org, इस पे फॉलो करना है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया। चलिए आगे देखते हैं कि आगे में जो है क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इस पोस्ट के बारे में। जी हाँ, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइमलाइन। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, जैसा कि आपको मैंने बताया ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑनलाइन ही करनी है। इनके लिए जो है आपको 27 जुलाई से 15 अगस्त तक का डेट दिया गया है। आपके फेज 1 मतलब कि प्रीलिम का जो एग्जाम होने वाला है वो 1 सितंबर 2024 को होगा, 1 सितंबर को। हालांकि इसका जो एग्जाम होने वाला है 4 चरणों में होगा, फेज 4 तक जाएगा, प्रीलिम्स, मेंस, फिर आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट और इंटरव्यू भी होने वाले हैं। कह रहा है कि नाबार्ड जो है रिजर्व द राइट्स टू मेक चेंजेस इन द डेट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब कि नाबार्ड के पास ये अथॉरिटी है कि वो जब चाहे चेंजेस कर सकते हैं, किसमें, डेट्स में। आगे देखते हैं, आगे कुछ और इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है आगे। जी हाँ, ये रही आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट, मतलब कि कितनी पोस्टों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं और अलग अलग डिसिप्लिन के लिए सब्जेक्ट्स भी हैं। तो यहाँ पे अपना मेनली है, ऐसे जनरल देखा जाए तो कितना है, अनरिजर्व्ड सीट आपका कितना है, 23 है, 23 है। एससी की बात करें तो 7 सीट है, एसटी की बात करें तो 3 सीट है, ओबीसी के लिए आपके 12 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है। टोटल हो गए आपके 50 हो गए। अपना जो मेन इंटरेस्ट है अपना देखो यहाँ से रहने वाला है एग्रीकल्चर। अनरिजर्व के लिए आपकी एक पोस्ट है, उसके बाद आपके ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, एक पोस्ट है, तो टोटल आपके 2 हो गए। आप एनिमल हस्बेंड्री में आ जाइए तो यहाँ पे आपके अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है और फिर ओबीसी के लिए एक पोस्ट है, तो यहाँ भी आपके हो गए 2। फिशरी के लिए आपके क्या है, एसटी कैटेगरी में एक पोस्ट है और मतलब टोटल यहाँ पे एक ही पोस्ट है। फूड प्रोसेसिंग में आप आ जाइए तो ओबीसी के लिए एक पोस्ट है, ओवरऑल एक पोस्ट है। फॉरेस्ट्री में आप आ जाइए, अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है और फिर आपके ओबीसी के लिए एक पोस्ट है, तो टोटल कितने हो गए, 2 पोस्ट हो गए। प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर में आपके अनरिजर्व के लिए एक है और उसके बाद आपका बस एक ही है, तो टोटल ओवरऑल क्या हो गए, 1 हो गया। ये अपना सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल दिखाया है। और देखते हैं बहुत सारे डिसिप्लिन के लोग जो हैं आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। देखिए, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स भी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, सिविल इंजीनियरिंग किया है तो भी एलिजिबल हैं आप, अगर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग किया है तो भी, ह्यूमन रिसोर्सेज किया है तो भी, मतलब कि आप सारे क्या हैं इनसे, अगर इन सबसे बीएससी किया है तो आप क्या हैं, इन सारी चीज़ों के लिए एलिजिबल हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो 102 हैं दोनों पोस्टों के लिए। असिस्टेंट मैनेजर आपके एक आरडीबीएस और एक क्या है, राजभाषा के लिए। टोटल आपके कितने आ रहे हैं, 102 पोस्ट है। ये तो आपकी हो गई सीटों की चर्चा कि किसके लिए कितनी सीटें हैं। अब आगे चलिए देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्या है। तो अगला जो इम्पोर्टेंट है,
देखिए इस नोटिफिकेशन को हालांकि मैं वीडियो के रूप में आपके सामने लेके आ रही हूँ, पर फिर भी मैं इसके जो PDF अटैच कर दूंगी वीडियो के लिंक में, आपको सारी चीज़ बिल्कुल थॉरोली पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन को ध्यान से हमेशा ही पढ़ना चाहिए। देखिए अब कह रहा है कि अगर रिजर्वेशन ऐसे ग्रेड A RDBS के लिए पोस्ट है जो असिस्टेंट मैनेजर की, उसके लिए अगर रिजर्वेशन है जो कि PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो कैसे इनको डिवाइड किया गया है। कैटेगरी A में डिवाइड किया गया, जो ब्लाइंड है या फिर लो विजन है तो उनके लिए 1 सीटें हैं। कैटेगरी B में हार्ड ऑफ हियरिंग है, हार्ड ऑफ हियरिंग में मतलब कि ज़्यादा है इनका बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर ज़्यादा हो जाती है तो किस तरह की है, 1 आर्म अफेक्टेड है कि दोनों ही आर्म अफेक्टेड है, 1 लेग अफेक्टेड है कि दोनों लेग अफेक्टेड है, मतलब कि इनका काफ़ी डिटेल में दिया गया है। तो यहाँ पे आपको एक बार डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। मैं आपको टोटल ओवरऑल करके एक बार बता देती हूँ, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वहाँ पे ज़रूर भी आपको रुक करके एक्सप्लेन कर दूँगी। देखिए ये आपके क्या हैं, ग्रेड A राजभाषा के लिए रिजर्वेशन है, तो उनमें क्या इन्होंने क्राइटेरिया मांगे हैं, ये हैं। अब चलते हैं अगली बात, ये सारे आपके जो हैं फिजिकली हैंडीकैप से रिलेटेड हैं। तो जो भी बंदा इस फॉर्म को अगर आप फिल कर रहे हैं और आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, तो ये सारे जो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसको ध्यान से सारी लाइनें 1 बाय 1 करके आप जरूर पढ़िएगा। बिल्कुल भी मैंने अगर पढ़ा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ, बस आपको जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी डिटेल में इन्होंने दिया है, क्या है कि आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि देखिए एग्जांपल दिया है कि 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट का मकान होना चाहिए, या फिर रेसिडेंशियल प्लॉट जो है 100 स्क्वायर फीट यार्ड्स या उससे ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए। ये सारे जो इनके क्राइटेरिया हैं ये आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा डिटेल में। बाकी जो जरूरी चीज़ें हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। जैसे कि अब आ गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बिल्कुल सही बात है। एलिजिबिलिटी मतलब कि आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है इस पोस्ट के लिए, तो कौन भर सकता है। जैसा कि पता है आपको बता देती हूँ, आपको क्या करना है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट मैनेजर RDBS और राजभाषा फ्रॉम अमंग द ऑप्शन टेबल 1 ओनली 1 ऑप्शन। मतलब कि या तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है भरिए, या तो फिर आप इस पोस्ट को, दोनों में से आप एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों पोस्ट जो है आप आवेदन, एक ही बंदा 2 पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वहाँ पे अंडरलाइन जरूर कर दूंगी। और एक चीज़ और, जैसे कि कोई बंदा लास्ट ईयर अपेयरिंग में होते हैं, तो उनके लिए क्या है कि अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आपकी जो डिग्री है, लास्ट ईयर की डिग्री आपके 1/7/2024 तक आ जानी चाहिए, तो आप एप्लीकेबल हैं, मतलब आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद आता है आफ्टर 1/7/2024, मतलब कि 1 जुलाई 2024 के बाद अगर आपके रिजल्ट आते हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये हमेशा बंदे पूछते हैं कि मैम लास्ट ईयर वाले भर सकते हैं, तो ये पॉइंट्स उनके लिए था जो मैंने आपको क्या कर दिया, मेंशन कर दिया है। अगला इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए अगला इंपॉर्टेंट है बिल्कुल दूसरा पोस्ट के लिए, क्या है कि असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड A रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगी। एक तो है कि जो जनरल है, मतलब जितने सब्जेक्ट पूछे गए उसके अलावा अगर आपने किसी से किया है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स, मतलब कि आप 60% मार्क्स के साथ अगर बैचलर डिग्री आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया है तो आप एलिजिबल हैं इन दोनों पोस्टों के लिए। और अगर आप SC ST PWBD हैं कैटेगरी से, तो आपके कितना चाहिए, 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है, अगर आप जनरल से हैं तो। जैसा कि मैंने कहा है इसमें सारे सब्जेक्ट वाले भर सकते हैं। तो जो चार्टेड अकाउंट है, CA है, आप इनमें आपका देखिए डिटेल इसमें दिया हुआ है कि उनको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आप यहाँ से एक बार ध्यान से रीड कर लीजिएगा। फाइनेंस वाले का भी दिया है कि फाइनेंस, अगर आपने फाइनेंस किया है तो क्या क्वालिफिकेशन उन्हें चाहिए। फिर आप देख लीजिए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, मतलब कंप्यूटर साइंस से अगर आपने किया है तो भी ये डिटेल है, आप पढ़ लीजिएगा। और अगर आपने दूसरे सब्जेक्ट से किया है, जैसे हाँ एग्रीकल्चर से किया, जी हाँ एग्रीकल्चर आ गया। अब अपना एग्रीकल्चर में एक्सप्लेन करेंगे कि कोई बंदे ने अगर एग्रीकल्चर से BSc किया है तो उन्हें कितने % मार्क्स चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए। और अगर किसी कैटेगरी में है तो उनको कितना चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए। या फिर 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट भी आपने किया है, किसमें, सॉइल साइंस में, एग्रोनॉमी में, कितने % के साथ, 55% के साथ, तो आप क्या है इसके लिए एलिजिबल हैं अगर एग्रीकल्चर में। एनिमल हस्बेंड्री में इनकी क्या है क्वालिफिकेशन चाहिए, इनको बैचलर डिग्री इन वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। मतलब आप एक मोटा मोटी समझ जाओ कि अगर आपका BSc
60% से क्लियर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं अगर आप जनरल में आते हैं तो, और अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको 55% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। ये सारे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग दिए गए हैं, इसलिए आप जिस सब्जेक्ट से बीएससी किया है उसको आप जरूर पढ़िएगा। जैसे फिशरी वाले हैं तो फिशरी वाले के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है कि बैचलर डिग्री किस में होनी चाहिए, फिशरी साइंस में होनी चाहिए। किसी ने अगर फूड प्रोसेसिंग किया है तो बैचलर डिग्री इन फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। आपके परसेंटेज क्या है यहाँ पे मेंशन है सारे में। तो जो जिनका सब्जेक्ट जो है आप उसको एक बार केयरफुली थोड़ा सा इसको रीड कर लीजिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता ही दे रही हूँ। देखिए लास्ट में आपका क्या है, प्लांटेशन है, मतलब कि हॉर्टिकल्चर से है। तो अगर आपने बैचलर डिग्री हॉर्टिकल्चर में किया है तो भी आप क्या है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। परसेंटेज आपका सेम टू सेम है, जनरल के लिए 60, बाकी के लिए 55। जियो इन्फॉर्मेटिक्स वाले भी एलिजिबल हैं, डेवलपमेंट मैनेजमेंट वाले भी एलिजिबल हैं। सबका क्राइटेरिया यहाँ पे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट में अब आगे बात करते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स जिन्होंने बीएससी किया है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब आ गई आपकी दूसरी पोस्ट। दूसरी पोस्ट का मतलब असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए राजभाषा। राजभाषा का मतलब यहाँ पे है कि आपको भाषा या तो इंग्लिश या तो हिंदी में क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप फ्लुएंट होने चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको क्या बीएससी करना है, किसमें, इंग्लिश में या हिंदी मीडियम में। मतलब कि ये जो राजभाषा अधिकारी होते हैं इनका काम ही होता है कि बैंक में किसी भी तरह की लैंग्वेज हो उनको किस में ट्रांसलेट करना, नेशनल लैंग्वेज मतलब कि हिंदी में, ये उनकी ड्यूटी होती है। इसलिए आपको क्या है, मास्टर डिग्री अगर किया हो तो हिंदी में होना चाहिए या फिर इंग्लिश में, मतलब किसी भी लैंग्वेज में होना चाहिए, जो भी अगर आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो राजभाषा पोस्ट के लिए। अगला इंपॉर्टेंट क्या है देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट बात क्या है, हाँ जी, अगला इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती है, परसेंटेज ना दे करके आपको किस तरह से देती है, पॉइंट स्केल में, मतलब कि सीजीपीए में देती है मार्क्स। तो उसमें आप किस तरह से, अगर आपके परसेंटेज हैं 60% तो आप एलिजिबल है, मतलब फर्स्ट क्लास है। लेकिन अगर आपके सीजीपीए में है तो आपको 6.75 होना चाहिए मार्क्स। अगर आप सेकंड ग्रेड हैं तो 6.25, थर्ड है तो 5.75, इस तरह से। यहाँ परसेंटेज में मेंशन है, यहाँ आपके क्या मेंशन है, सीजीपीए में मेंशन है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ये डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, जो परसेंटेज में देते हैं और फिर जो आपके किस में देते हैं, सीजीपीए में। तो ये यहाँ पे मेंशन है। एक बार मैंने आपको ध्यान दे दिया है यहाँ पे, आप भी ध्यान दे करके एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आपको आपकी जो डिग्री है, आपके जो रिजल्ट है किस तरह से दिए गए हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट है ये रहने वाला है आपका, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाले हैं काम करने के। तो ये तो है भाई, जो कंप्यूटर साइंस से किया है उनकी ये डिग्री है, मतलब ये काम रहने वाला है। फाइनेंस से किया है और जिन्होंने भी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी वगैरह से सारे से किए हैं उनके ये ड्यूटी रहने वाली है। आइडेंटिफाई एंड मैपिंग ऑफ रिसोर्सेज वगैरह ये आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं इतना डिटेल आपको नहीं करा सकती हूँ, बहुत डिटेल है, इसलिए आप ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लीजिएगा। ये तो आपके सिलेक्शन के बाद की प्रोसेस है। जो मेन है मैं बिल्कुल अंडरलाइन करूंगी। देखिए जैसे एज की बात है तो कह रहा है कि 1 जुलाई 2024 तक आप कितने होने चाहिए, 21 साल से 30 साल के बीच में होने चाहिए। एज ऑन 1/7/2024 दैट इज कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन, मतलब कि 2 जुलाई 1994 से पहले के आप नहीं होने चाहिए और ना ही 1/7/2003 के बाद। इनके बीच में अगर आप हैं तो आप क्या हैं, एलिजिबल हैं। मतलब आपकी एज 21 से 30 साल तक है तो आप इस फॉर्म के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई बंदा ओबीसी से है तो उसको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर कोई बंदा जो है एक्स मैन मतलब होते हैं जिन्हें कोई ऑलरेडी पहले से ही जॉब में है तो उन्हें कितना दिया जाता है, 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। और भी डिटेल्स हैं यहाँ पे, ये आप पूरी तरह से ये पूरी डिटेल आप एक बार रीड करिएगा कि 5 ईयर का रिलैक्सेशन जो है किन्हें दिया जाएगा। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका मेन तो अपना यही है कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका 4 फेज में होने वाला है। 4 फेज का मतलब पहला आपका प्रीलिम्स होगा, फिर आपका क्या होगा, मेंस होने वाला है, फिर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होने वाले हैं, फिर आपका इंटरव्यू होने वाले हैं। मतलब कि इस 4 स्टेप्स से आपको गुजर के तब आपको फाइनल होगा ये। अब अगर सिलेबस की बात करें किस तरह का टेस्ट है, देखिए तो आपके एक तो है रीजनिंग आएंगे, इंग्लिश आएंगे, कंप्यूटर का नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इको एंड सोशल इश्यूज। बिल्कुल इसमें क्या है आपके पूरा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज है जो डेवलप मतलब किस पे कंप्लीटली बेस्ड है, रूरल इंडिया पे। नेक्स्ट में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन द रूरल इंडिया। इससे सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल क्वेश्चंस जो आपके कितने हो रहे हैं, इससे 20 हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं। मतलब अगर ओवरऑल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो आपके देखिए
200 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 200 मार्क्स के। कितने रहने वाले? 200 क्वेश्चन, और इसका 1/4 जो है आपके नेगेटिव भी रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग होगी बिल्कुल भी, एक क्वेश्चन के लिए आपके 1/4 क्या है, मार्क्स जो है डिडक्ट किए जाएंगे। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे आपको जरूर मेंशन कर ले रही हूँ, बाकी आप एक बार जरूर आप भी पढ़िएगा फॉर्म भरने से पहले। आपके अगर मेंस एग्जाम होते हैं तो उसके लिए आपके जो है पेपर 1 में क्या है, जनरल इंग्लिश कैसा होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, मतलब कि आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने पड़ेंगे। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, मार्क्स इतने, समय आपको इतना दिया जाएगा। और दूसरा पेपर जो आपका है पेपर 2 में आपका इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट का आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव है तो आपके 30 क्वेश्चन अगर डिस्क्रिप्टिव रहेंगे तो आपके किस तरह से 6 क्वेश्चन रहेंगे। मार्क्स की बात कर ले तो 50, समय आपको सेम दिया जाएगा। ये रहा आपका डिटेल। अगली जो डिटेल है इंपॉर्टेंट, मेन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट, मतलब कि जो स्पेशलिस्ट किसी पोस्ट के लिए है ग्रेड ए के लिए, तो जैसे देखिए जनरल इंग्लिश और फिर आपका जो पेपर, इसमें भी क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं। मार्क्स यहाँ पे थोड़े बढ़ गए हैं 100 मार्क्स के लिए और ये 50 मार्क्स के लिए। ये किसके लिए? स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए। आपकी क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 का ये आपका सिलेबस रहने वाला है। अब आप आ जाइए फॉर द पोस्ट ऑफ राजभाषा, मतलब कि 2 पोस्टें हैं तो दोनों के लिए मेंस अलग अलग होंगे। तो आपका ग्रेड ए जो ऑफिसर स्पेशलिस्ट वाला है और एक आपका क्या है, राजभाषा वाला। तो राजभाषा पोस्ट के लिए आपकी देख लीजिए पेपर 1 एंड पेपर 2 है, यहाँ पे सारे डिटेल दिए गए हैं। ये लगभग सेम ही है कि किस तरह से आपके क्या है एग्जाम डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। पेपर 1 एंड पेपर 2 के मार्क्स कितने मिलेंगे, आपको समय कितना दिया जाएगा और सिलेबस क्या है, ये सारे ही इसमें डिटेल बता दिया है इन्होंने। मैंने भी आपको एक बार रिमाइंड में डाल दिया। दूसरी बात, जो आपका तीसरा होना है साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है ये मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है। एमसीक्यू बेस्ड होंगे, आपको 90 मिनट इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। और लास्ट में आपका कितना क्या है, आपका इंटरव्यू है जो ग्रेड ए दोनों के लिए है, आरडीबीएस पोस्ट के लिए भी और आपके राजभाषा के लिए भी। कितने मार्क्स का होगा आपका? 50 मार्क्स का होगा। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है मैं जरूर अंडरलाइन कर दे रही हूँ और आपको बार बार ये बोल रही हूँ कि आप एक बार वहाँ पे मेंशन जरूर करिएगा, रीड जरूर करिएगा। सिलेबस की बात अब आई, देखिए तो सिलेबस जो है आपका इसमें लगभग सारे हैं सिलेबस। देखिए पेपर ग्रेड 1 आरडीबीएस के लिए कह रहा है ऑल डिसिप्लिन फ्रॉम फर्स्ट टू 7 तक आपके टेबल 1 एंड टेबल बी में जो है सेम ही रहने वाले हैं। ये पेपर आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। पेपर 1 जो है इंग्लिश का पेपर होगा, क्योंकि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, राजभाषा के लिए। ऐसे प्रेफेस वगैरह कॉम्प्रिहेंसिव वगैरह आपके क्या हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। फिर पोस्ट ग्रेड आरडीबीएस के लिए जनरल डिसिप्लिन जो है क्या रहने वाली है, पेपर 2 में इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर। ये जो भी आपको मैंने बताया था हेडलाइंस, ये सारी क्या है सिलेबस, ये डिटेल्स में है। जो अभी अभी आपको मैंने हेडलाइंस बताई है ये उसके डिटेल्स में है कि आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो आप देख लीजिए कि सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन पढ़ना है, वाटर रिसोर्सेज पढ़ना है, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग पढ़ना है, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर पढ़ना है। ये सारे आपके सिलेबस है कि आपको तैयारी करने के दौरान ये काफ़ी आपके मददगार हो सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में आपको क्या क्या पढ़ना है डिटेल दिया गया है, फिशरी में क्या पढ़ना है, फॉरेस्ट्री में क्या पढ़ना है। ये सारे ही सिलेबस हैं जो आपको इसकी तैयारी करते समय आपको काम आएंगे। इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज में क्या करना है, तो ये सारे सिलेबस है, बहुत डिटेल में आपके दिया गया है। आपको जो इम्पोर्टेंट थे मैंने बता दिए। आपको एक और, हाँ, ये जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो कहाँ रहने वाले हैं फेज 1 के लिए, मतलब कि प्रीलिम के लिए आपका जो सेंटर रहने वाला है अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, और वहाँ जो है ये जगहों पे आपके एग्जाम हो सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में है तो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है तो कहाँ है, आसाम में है तो कि कहाँ इसका सेंटर जा सकता है, ये आपके हैं, ये आपके चॉइस पे है। चलिए ये सारे सेंटर्स हैं डिटेल्स में, जो जहाँ के हैं, जो आपका नियर बाई सेंटर होता है जनरली लोग ज़्यादातर वहीं फिल करते हैं कि आने जाने में आसानी हो। फेज 2 की जो बात है, मतलब जो मेंस का आपका पेपर होगा, कह रहा है ऑनलाइन एग्जाम फॉर फेज 2 विल बी हेल्ड एट द फॉलोइंग सेंटर। यहाँ के लिए जो सेंटर है आपके, यहाँ देखिए अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू एंड श्रीनगर में, ये सारे कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, ये सारे आपके फेज 2 के लिए सेंटर्स रहने वाले हैं। मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने मेंशन कर दिया है, बस आपको थॉरोली रीड करने की आवश्यकता है। एप्लीकेशन फीस जो है, अगर आप जो है SC, ST और PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस कुछ नहीं लगने वाला है। क्या लगेगा, इंटीमेशन चार्ज 150 रुपये लगेगा, मतलब टोटल आपको 150 रुपये लगेंगे। अगर अदर हैं तो आपको 700 रुपये लगेगा, मतलब मान लो कि जनरल और OBC हैं तो आपको 700 रुपये लगेगा, और प्लस आपका जो है इंटीमेशन चार्ज अलग से लग जाएंगे, तो टोटल आपको 150 रुपये लग जाएगा।
स्टाफ का मतलब है कि जो ऑलरेडी नाबार्ड में पोस्टिंग है, नाबार्ड में काम कर रहा है, तो उसके लिए क्या लगने वाला है, तो उसके लिए अकॉर्डिंग जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसी टाइम पे पेमेंट ऑप्शंस आएंगे, तो जो पेमेंट ऑप्शंस आएंगे वहाँ पे आपको वो फिल करना रहेगा। आई होप कि मैंने ऑलरेडी आपको सारी डिटेल दे दी है। इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो जैसा कि आपको पता है कि अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट का उपयोग करना है और उसके बाद आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करनी है पहले, फिर सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको जो आपका पेमेंट है एप्लीकेशन फीस का, आपको वो जमा करना है। फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर स्कैन करके आपको क्या करना है, अपलोड करना है। ये आपके मेन प्रोसेस है। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 27 जुलाई 2024 से 15 अगस्त 2024 तक एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, मतलब ओनली क्या होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट डेट और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपको मैंने दे दिया है और मेरे अकॉर्डिंग मैंने लगभग आपको दे दिया है सारी इन्फॉर्मेशन। जैसा कि एप्लीकेशन प्रोसीजर है कम्प्लीटली कैसा है, अप्लाई ऑनलाइन ही, ऑनलाइन मोड है, इसी को वो एक्सेप्ट करेंगे, फिर आपको पेमेंट करनी है, फिर आपको फोटो वगैरह अपनी अपलोड करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल फिल करने के बाद लास्ट में आपको और ये अपलोड करने का प्रोसेस वगैरह, मतलब फॉर्म कैसे अप्लाई करना है आपको ये पूरी डिटेल यहाँ पे ये दे रखे हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो फिर बाकी आपके ये डाउनलोड करने का, कॉल लेटर्स कैसे करना है, सेंटर पे कैसे पहुँचना, मतलब सारी डिटेल्स है जो ये दे रहे हैं। बाकी जहाँ तक इम्पॉर्टेंट थी मैंने आपको बता ही दिया है। देख लेती हूँ कुछ और इम्पॉर्टेंट अगर है तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा बहुत अगर रह गया है तो। हालांकि मैंने सब कर दिया आपको एक्सप्लेन, नहीं है ये मेन इंपॉर्टेंट डेट्स एक लास्ट ही में है आपका, बस वही कि 27 जुलाई जो है आपका स्टार्टिंग डेट है और 15 अगस्त आपका क्या है, क्लोजिंग डेट है, लास्ट है। तो आई होप ये ख़त्म हो गया है, इसके आगे नहीं है कुछ भी। ये इन्फॉर्मेशन आपको बस, ये तो जस्ट मैंडेटरी है, कुछ भी नहीं है इसमें, कंप्लीट लास्ट है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक करिएगा, लोगों को भी बताइएगा। किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी कुछ और नोटिफिकेशन आएगा तो आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। धन्यवाद।